Shut up and sit down. 10.8 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मिनिस्टर्स। अब जो मंत्री हैं उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, आइए वो पढ़ते हैं। वी हैव ऑलरेडी रेड दैट देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, जिसका प्रधानमंत्री के साथ काम होता है, प्रधानमंत्री इसके ऊपर होते हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मदद करते हैं, उनको सलाह देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली द मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। संवैधानिक रूप में जो मंत्री हैं वो ऑफिस में का काम संभालते हैं, ठीक है, जब प्रेसिडेंट रहते हैं, ठीक है, बट इन फैक्ट दे आर रिस्पॉन्सिबल टू एंड रिमूवेबल बाय द लोकसभा। लेकिन वास्तविक में ये उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति और इनको हटाया भी जा सकता है। एक्चुअली द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इटसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नॉट टू द बोथ हाउसेस। वास्तविक रूप में जो हमारा संविधान है वह खुद यह बात की घोषणा करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मंत्रिमंडल है, वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी होंगे, दोनों हाउसेस के लिए नहीं, राज्यसभा के लिए नहीं। मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द एसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए, हमारा जो सरकार है वह संसदीय रूप है उसका, तो इसके लिए मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्री हैं, उनका उत्तरदायी होना बहुत ही जरूरी है। द प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू डायमेंशन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो सिद्धांत है मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो दो क्षेत्रों में है। एक है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कुछ उत्तरदायी सब मिल के लेते हैं, और कुछ इंडिविजुअल है जिसका जो डिपार्टमेंट है वो उसका उत्तरदायी लेता है। 10.8.1 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आइए हम लोग देखते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जहाँ पे मिल के लोग चीज़ों को करते हैं, उत्तरदायी होते हैं। Our constitution clearly says that the council of ministers shall be collectively responsible to the house of the people. हमारा संविधान यह बात कहता है, स्पष्ट रूप से कहता है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, मंत्रिमंडल के लोग हैं, ठीक है, वह पूरे उत्तरदायी होंगे हाउस ऑफ द पीपल, मतलब सदन में जितने लोग हैं उनके प्रति। It actually means that the minister are responsible to the Lok Sabha, not as individuals alone, but collectively also. इसका वास्तविक अर्थ ये हुआ कि लोकसभा में जो मिनिस्टर्स हैं वो उसके लिए उत्तरदायित्व होंगे, जो वो कार्य कर रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं, अकेले नहीं, कलेक्टिव, सब मिलके। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू इम्प्लीकेशंस। अब जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है जहाँ पे लोग एक साथ उत्तरदायित्व को लेते हैं, ठीक है, इसके दो उलझन है, ठीक है। फर्स्टली इट मीन्स दैट एवरी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। सबसे पहला ये कि जो मंत्रिमंडल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसका हर एक सदस्य इस बात को स्वीकारता है जो निर्णय कैबिनेट लेता है। मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्विम एंड सिंग टुगेदर। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, वह एक साथ फलते फूलते भी हैं और एक साथ डूबते भी हैं। When a decision has been taken by the cabinet, every minister has to stand by it without any hesitation. जब कैबिनेट के द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो हर एक मंत्री को बिना हिचकिचाए उसका साथ देना पड़ता है। If a minister does not agree with the cabinet decision, the only alternative left to him is to resign from the council of minister. अगर कोई मिनिस्टर कैबिनेट के निर्णय के साथ सहमत नहीं होता है तो उसके पास एक ही उपाय यह रहता है कि वह रेजिग्नेशन दे दे, वह मंत्री पद छोड़ दे। The essence of collective responsibility means that the minister must vote with the government, speak in defense of it if the prime minister insists, and he or she cannot afterwards reject criticism of his act, either in parliament or in the constituencies, or on the ground that he or she did not agree with their decision. अब देखिए, अब ये जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मंत्री है उसको सरकार के पक्ष में अपना वोट देना है, ठीक है। साथ ही साथ जो प्राइम मिनिस्टर अगर बोले
तो उसको बचाव के वक्त लिए भी बोलना है, और बाद में जब आलोचनाएं होंगी इस काम के लिए तो वह पीछे नहीं हट सकता, संसद में भी और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, अपने सभा में भी, और कभी भी वह अपने निर्णय से पीछे नहीं हट सकता। सेकेंडली, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इज अ वोट अगेंस्ट द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दूसरी तरफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अविश्वास प्रस्ताव आता है, ठीक है, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का वोट होता है, तो ये जो वोट है ये पूरे काउंसिल ऑफ मेंबर्स, पूरे मंत्रिमंडल के लिए होता है। Similarly, adverse vote in the Lok Sabha on any government bill or budget implies that lack of confidence in the entire Council of Ministers, not only the mover of the bill. इसी तरह से अगर मान लीजिए लोकसभा में सरकार द्वारा कोई बिल लाया जाता है, ठीक है, और इसके खिलाफ लोग वोट करते हैं, या कोई बजट लाया गया इसके खिलाफ लोग अगर वोट करते हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है, विश्वास की कमी है, किसमें? पूरे मंत्रिमंडल में, ठीक है, सिर्फ जो बिल आता है उसके अंतर्गत नहीं। अब आइए देखते हैं 10.8.2 इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सबका अपना अपना क्या उत्तरदायित्व है। दो द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दे आर ऑल्सो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब देखिए, जो मंत्री हैं वह एकजुट होके उत्तरदायी तो है ही लोकसभा में, लेकिन वह अकेले अकेले भी वह जो काम उनको, जो डिपार्टमेंट दिया गया है, जो उनको उत्तरदायित्व दिया गया है, उसके लिए भी वह उत्तरदायी हैं लोकसभा में। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एनफोर्स्ड व्हेन एन एक्शन टेकन बाय अ मिनिस्टर विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर इज क्रिटिसाइज्ड एंड नॉट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आता है जब मान लीजिए कोई मिनिस्टर, मंत्री कुछ ऐसा काम किया जो कि कैबिनेट के मंजूरी से नहीं है, या प्राइम मिनिस्टर के मंजूरी से नहीं है, या उसकी बहुत आलोचना हो रही है और संसद उसको मंजूरी नहीं देता है। सिमिलरली, इफ पर्सनल कंडक्ट ऑफ अ मिनिस्टर इज क्वेश्चनेबल एंड अनबिकमिंग, ही मे हैव टू रिजाइन विदाउट अफेक्टिंग द फेट ऑफ द गवर्नमेंट। इसी प्रकार से अगर कोई मंत्री कुछ ऐसा करता है, ठीक है, जो जिसके ऊपर सवाल उठाया जाता है, ठीक है, तो उसको सरकार से रेजिग्नेशन देना होगा, ठीक है। इफ अ मिनिस्टर बिकम्स अ लाइबिलिटी और एम्बैरेसमेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, ही मे बी आस्क्ड टू क्विट। अब मान लीजिए कोई ऐसा मंत्री है जो कि प्रधानमंत्री के लिए एक शर्म का कारण बनता है, शर्मिंदगी पैदा करता है, ठीक है, या वो एक लाइबिलिटी हो जाता है, ठीक है, तो इस परिस्थिति में उसको बोला जा सकता है कि आप रिजाइन कर दीजिए, आप मंत्री पद छोड़ दीजिए। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? इट इज अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर एक्सप्रेसिंग नो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इफ अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर, द काउंसिल मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। अब मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास पत्र का जो प्रस्ताव होता है, यह एक मेंबर द्वारा लाया जाता है, विधानसभा के मेंबर द्वारा, सदस्य द्वारा। वो ये बताता है कि जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, उसमें अविश्वास प्रस्ताव है, ठीक है, अविश्वास हो गया है मंत्रियों के बीच। अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं, देखिए, व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। India has adopted parliamentary form of government where the president is the constitutional head of the state. भारत में संसदीय प्रारूप का सरकार चलता है, जिसमें जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक हेड है, ठीक है, वह नेता है, वह सबसे ऊपर है, ठीक है, क्या चीज का? हमारे राज्य का मुखिया माना जाता है। The Council of Ministers headed by the Prime Minister is the real executive. अब जो मंत्रिमंडल होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा आदेशित होते हैं, चलाए जाते हैं, वो असली में कार्यकारी अधिकारी होते हैं। The President of India is indirectly elected by an electoral college consisting of elected members of both houses of parliament and the elected members of state legislative assembly Vidhan Sabhas by means of single transferable vote system of proportional representation. अब जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनको कैसे चुना जाता है?
एक इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं जिसमें सदस्य होते हैं, और यह सदस्य दोनों संसद के दोनों हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा दोनों द्वारा सदस्य चुने गए होते हैं इनमें। साथ ही साथ इसमें विधानसभा के भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़े हैं, कैलकुलेशन भी देखे थे। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड through a complicated system which ensures equal voice value of votes of the national parliament on the one side and all the state legislative assemblies on the other। अब जो राष्ट्रपति हैं उनको एक बहुत ही जटिल प्रणाली में से चुना जाता है जिसमें इक्वल वॉइस होता है, सभी का वोट का मूल्य होता है, ठीक है, ताकि एक राष्ट्रीय संसदीय बन सके एक तरफ, दूसरा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होता है दूसरा। अब देखिए नेशनल पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, ठीक है। द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। अब जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं और 5 साल के बाद री इलेक्शन हो सकता है। द प्रेसिडेंट may resign before the expiry of his or her term or can be removed from office by impeachment। अब जो राष्ट्रपति हैं वो अगर चाहें तो अपने 5 साल का जो उनका कार्य है उससे पहले वह अपना पद छोड़ सकते हैं, या तो अगर वो किसी चीज के लिए संवैधानिक उल्लंघन के लिए अगर वो दोषी करार दिए जाते हैं तो उनको हटाया जा सकता है। द प्रेसिडेंट enjoys वास्ट पावर्स। अब जो राष्ट्रपति हैं उनके पास बहुत शक्तियां होती हैं। His or her powers can be classified into legislative, executive, financial and judicial। अब एक राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं उनको हम लोग विधान मंडल के अनुसार, कार्यकारी अधिकारी के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और न्यायिक क्षेत्र में, हर जगह उनके पास बहुत अधिकार होता है, बहुत शक्तियां होती हैं। But his or her powers are exercised by the Council of Ministers headed by the Prime Minister। लेकिन जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जो शक्तियां हैं वो वास्तविक रूप में उन पे काम कौन करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल, जिनको प्रधानमंत्री चलाते हैं। The President enjoys numerous privileges and immunities and exerts influence in the field of administration। अब जो राष्ट्रपति हैं उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, बहुत सारी उनको विशेषाधिकार है। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, सुविधाएं दी जाती हैं उनको, बहुत सारे इम्यूनिटीज दिए जाते हैं। इम्यूनिटीज का मतलब होता है उनको बहुत चीज़ों से छुटकारा होता है, ठीक है, और वह प्रशासन के क्षेत्र में उनका बहुत योगदान रहता है, वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। द प्रेसिडेंट पॉजेसेस द राइट टू बी इन्फॉर्म, टू बी कंसल्टेड एंड टू वॉर्न। अब जो राष्ट्रपति हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि उनको सारी जानकारी दी जाए, सारी चीज़ उनके संग कंसल्ट किया जाए, विचार विमर्श हो, और वह सरकार अगर सही से काम नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति सरकार को वार्निंग दे सकते हैं। द प्रेसिडेंट इज अ गाइड एंड एडवाइजर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं उनके प्रेसिडेंट क्या होते हैं? एक गाइड और एडवाइजर होते हैं, उनको दिशा दिखाते हैं, ठीक है, और उनको सलाह भी देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का जो सबसे उच्च अधिकारी होता है, जो वास्तविक अधिकारी होता है, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। द प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द, माफ कीजिएगा, द प्राइम मिनिस्टर इज द पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री को चुनते हैं। द प्राइम मिनिस्टर हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा और लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पार्टीज एज द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, कुछ मिसप्रिंट्स हैं। अब जो राष्ट्रपति हैं वो जो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी है, देखिए इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कोई पार्टी जीतती है अगर तो उसका मेजॉरिटी होता है, तो उसके जो लीडर है या तो उनको चुना जाता है या एक समूह के, कुछ पार्टी के समूह के लीडर को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है, जो कि राष्ट्रपति चुनते हैं।
The Council of Ministers, headed by the Prime Minister, aids and advises the President in the exercise of his function. अब जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मंत्री हैं, जिनको जो प्रधानमंत्री के मदद से उनके सलाह से काम कर रहे हैं, वो देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन चला रहे हैं? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को मदद कर रहे हैं और सलाह दे रहे हैं ताकि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अपना कार्य अच्छे से कर सकें। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 2 लेवल्स ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिमंडल है, उसका 2 लेवल होता है, ठीक है। एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, दूसरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्री चुनते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द नेशन। जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्र के नेता हैं, ठीक है। ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। जो प्रधानमंत्री हैं वह देश में कैसे काम होगा, ठीक है, उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। ही और शी प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कैबिनेट। प्रधानमंत्री जो होते हैं वह कैबिनेट की मीटिंग के अध्यक्षता लेते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क्स अंडर हिम और हर। जो मंत्रिमंडल है वो प्रधानमंत्री के अंदर काम करते हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार, उनके सलाह के अनुसार काम करते हैं। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स नेशन एट ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल फोरम। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होगा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो राष्ट्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी समूह होते हैं उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं उनके बीच का लिंक होते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं वो। ही और शी सुपरवाइजेज एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज है उसमें कैसे काम हो रहा है उसको प्रधानमंत्री देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ही और शी रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही और शी एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा। लोकसभा में जो सदस्य हैं, जब मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा लोग जब प्रधानमंत्री का सपोर्ट करते हैं तब तक वो ऑफिस में काम करते हैं। अगर मान लीजिए अविश्वास हो गया और मिनिस्टर्स साथ देने से पीछे हट गए तो फिर सरकार गिर जाती है, प्रधानमंत्री बदलना पड़ता है। ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जितने भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा होती है वो प्राइम मिनिस्टर के सलाह पर होती है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर while the cabinet is a smaller group consisting of senior minister। अब देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें सभी तरह के मंत्री आते हैं, लेकिन जो कैबिनेट है वो एक छोटा ग्रुप होता है जिसमें सिर्फ सीनियर मिनिस्टर्स आते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ होल रेयरली मीट्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं। इट इज़ द कैबिनेट विच डिटरमाइंस द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, वो सरकार का क्या नीति होगा, वह क्या कैसे काम करेगा, उसके क्या क्या प्रोग्राम्स होंगे, उनको लाते हैं। ऑल द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली एज वेल एज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जितने भी मंत्री हैं वह एकजुट होकर और अकेले भी लोकसभा में उत्तरदायी होते हैं। The Council of Ministers can be removed from office by Lok Sabha if a vote of no confidence is adopted by it। जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं या उनको लोकसभा से निकाला भी जा सकता है अगर नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास की वोटिंग हो, ठीक है। द कैबिनेट फॉर्मुलेट्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं वो सरकार का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों नीतियों को बनाते हैं, उसको लागू करते हैं, उसका नियंत्रण करते हैं। इट कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। अलग अलग जो डिपार्टमेंट होता है जैसे रेलवे मिनिस्टर, फिनांस मिनिस्टर, एजुकेशनल मिनिस्टर, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, तो ये अलग अलग जगह पे जो काम होता है इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। इट हैज़ फुल कंट्रोल ओवर द नेशनल फिनांस। जो राष्ट्र के पास पैसा है, वित्त है, ठीक है, उसका पूरा कंट्रोल कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास होता है। अ मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा
बाय अ मिनिस्टर। जो मनी बिल है वो लोकसभा में सिर्फ एक मिनिस्टर द्वारा, मंत्री द्वारा ही लाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आप काफ़ी कुछ पढ़े, बहुत सारा टॉपिक पढ़े, तो अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, या आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, आप सब कुछ मुझे व्हाट्सएप करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरे स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है। साथ ही साथ देखिए, मैं बहुत सारे वीडियोस जो आप हमारे देखे होंगे, तो मैं डोनेशन अपील भी करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि देखिए आज जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो आप लोग को भी ये समझना चाहिए कि जब इतनी मेहनत हो रही है, एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपके लिए जब बनाया जा रहा है, तो उसमें हमारा भी तो पैसा लगता है। तो अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे, गूगल पे, अकाउंट ट्रांसफ़र, सारी सुविधाएँ हैं। आप जितना भी सहयोग करेंगे उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करूँगा आपका। और देखिए, आपके सहायता से ही आज ये चैनल चल सकता है और ये और भी वीडियोस मैं बना सकूँगा। तो जितना हो सके हमारा सहायता करें, और ये वीडियोस को जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचा पाएँ, शेयर कर पाएँ, ज़रूर करें, ताकि सभी पढ़ सकें। धन्यवाद।